इलेक्शन मेरी नज़र में तो हो चुका। और अब तो सिर्फ उसमें एक एक आपने गुजरना है, एक अमल में से गुजरना है, जिसको कहते हैं एक रीत पूरी करनी है। पावर उन्हीं के पास रहेगी जिनके पास आज है। अगर खैबर पख्तूनख्वा मैनेज ना हुआ तो वहां पर लेटर ऑन हो सकता है गवर्नर राज लग जाए। पंजाब में नजर आ रहा है कि ये आएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन तो हो चुका, वो नून आएगी। और सिंध में पीपल पार्टी आएगी, वहां पर बाप होगी। मेरी गारंटी है ये आने वाली हुकूमत 1.5 साल में लपेट दी जाएगी। ये वाले इंतखाबात तो हो चुके, तो अब दूसरे इंतखाबात जो होंगे वो करवाने पड़ेंगे, असली इंतखाबात कभी ना कभी। इसके बाद एक एक अच्छी फिजा इसलिए आएगी कि फिर यकीन आ जाएगा। देखिए अभी तो हम बता रहे हैं ना, बड़े हैं। देखें, मैं फौज का बड़ा हूं, और अगर आज मेरी बात मेरे छोटे नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, फिर आप अगर नहीं मानते, मैं कह रहा हूँ कि आग में हाथ डालेंगे तो आग जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। जी। वो कहते नहीं है आप इस दफा नहीं जलेगा, तो ठीक है डाल के देख ले, मैं पीछे हट जाता हूँ। इसी तरीके से गर्म खीर में हाथ डाल के देख लें, जब जलेगा तो बाहर निकालेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 साल के अंदर अंदर ये सारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। लोगों को भी पता चल जाएगा, फौज को भी पता चल जाएगा, और पॉलिटिशियन को भी पता चल जाएगा कौन कहाँ पर खड़ा है। और उसके बाद एक अच्छा नया मौसम, नया सूरज तुलू होगा। इंतज़ार कीजिए। ये सब चीज़ों का वादे हो जाना और एक किस्म का वो जो कहते हैं हुज्जत का पूरा हो जाना, ये ज़रूरी है। और हुज्जत पूरी होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, गुज़श्ता दिन तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर रैली थी, लेकिन एक बड़े दिलचस्प मनाजिर तब सामने आए जब फौज का एक कॉन्वॉय जा रहा था और यहां पर लोग फौजी को सलूट मार रहे थे और आगे से वो मुस्कुराहटें दे रही थी। बड़े खूबसूरत सीन्स थे, वो देखी हैं आपने वीडियोस? जी मैंने देखा है, और मुझे खुशी भी हुई, क्योंकि ये मैं आपको पहले हमेशा कहता था कि देखें, फौज सोसाइटी का परतौ है, सोसाइटी का हिस्सा है। फौज उसी तरीके से सोचती है जैसे कि सोसाइटी सोचती है। साफ जाहिर है कि सोसाइटी में मुख्तलिफ ग्रोह हैं, तो फौज में भी हो सकते हैं, लेकिन फौज का एक डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन के तहत वो अपने सरबराह की बात मानते हैं। और सरबराह की पॉलिसीज बाज़ औक़ात बहुत अच्छी हो सकती है, बाज़ औक़ात दरमियानी हो सकती हैं। तो इसलिए मैं अपने नौजवानों को कहूंगा कि ना तो उनको फौज से मुतनफ़र होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फौज और जो लोग हैं, अवाम है, ये आप समझे एक इकाई है। इसको अगर अलग करेंगे तो ना फौज अपना काम कर पाएगी, ना अवाम अपना दिफा कर पाएंगे। क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि दिफा के लिए आपको फौज ही चाहिए। भी आपने देखा जैसे ईरान का हमने जवाब दिया। तो ये मैं बार बार कहता हूँ, खुदारा, और मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं फौज को इससे आउट नहीं करता। कि फौज को भी चाहिए कि रिव्यू करे अपने सारे मामलात, और सोचे कि अगर कोई मुखालफत हुई है, लोग अंदर से बिखरे थे, जो कि अल्लाह का शुक्र है वापस आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। तो अपने एक्शन से, अपने कामों से दोबारा आवाम के साथ जुड़ने की जो कोशिश अभी शुरू की हुई है, आपने आप देखा होगा कि चीफ भी गए हैं, लोगों से बातचीत की है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो बातचीत से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एक्शंस जो है इस तरीके से करें कि लोगों को यकीन आ जाए कि हम एक हैं, जैसे कि पहले थे, और जैसे आगे भी हमने रहना है इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है। जनरल साहब, आपने आर्मी चीफ साहब की बातचीत की। सर, ये दो बड़े हाई प्रोफाइल इंटरेक्शंस थे, यहाँ जहां पर डीजी आईएसआई साहब भी स्टूडेंट से मिल रहे हैं, आर्मी चीफ साहब भी तकरीबन 2500 मोस्टली प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव कैसा था? देखिए इनिशिएटिव, मेरा ख्याल है कि ये फीडबैक आया होगा उनको कि जी नौजवान जो हैं वो थोड़ा सा कुछ सोचते हैं फौज के मुतल्लिक, और ज़रूरी है कि उनके साथ कनेक्ट किया जाए और डायरेक्ट उनके साथ किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, फ़र्क इतना ज़्यादा होता है बाज़ औक़ात लेवल का। और वो इस तरीके से स्टेज ड्रामा कर देते हैं लोग, जो लेकर आते हैं ना लोगों जी। को पहले से बता करके, बेटे बोलना नहीं है, आराम से बात करनी है, तमीज से बात करनी है। वो इस तरीके से, वैसे तो हमारे नौजवान फिर भी कुछ ना कुछ बात कह देते हैं, लेकिन इस बात का तो मैं भी कायल हूं कि आपको तमीज से बात करने का हुनर आना चाहिए। आप सवाल जो मर्जी पूछें, लेकिन उसके अंदर बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर किसी की वो ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जैसे कि जो कि शाइस्ता ना हो। लेकिन यह है कि ऐसे नहीं पता चलेगा फौज को कि क्या रिएक्शन है नौजवानों का, या क्या फीडबैक है नौजवानों का। उसके लिए अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो जूनियर ऑफिसर्स को भेजें।
आप भेजें ना मेजर्स को, लेफ्टिनेंट कर्नल्स को, वो इंटरेक्ट करें। क्योंकि वो एक एज ग्रुप के अगर होंगे या करीब करीब के होंगे, वो एक दूसरे से ज्यादा आप समझे कि वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, ज्यादा खुल के बातचीत कर सकते हैं। तो खुल के बात करने का माहौल एक आर्मी चीफ की मौजूदगी में या डीजी आईएसआई की मौजूदगी में पैदा नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। ठीक है, लेकिन सर उसी इंटरेक्शन के दौरान कुछ चीजें रिपोर्ट हुई जो कि मुख्तलिफ साथियों ने रिपोर्ट की हैं, जिनमें जो सबसे अहम तरीन बात ये थी कि जब आर्मी चीफ साहब से ये सवाल हुआ कि सर मुल्क के अंदर हुकूमतें टाइम नहीं पूरा करती, उसके ऊपर आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुल्क तोड़ रहा हो या मुल्क बेच रहा हो तो उसे कैसे हम इजाजत दे दें कि वो जनाब हुकूमत अपना 5 ईयर्स का टर्म पूरा करे। अब ये स्टेटमेंट सर यानी एक इदारे का काम तो नहीं है कि हुकूमतें तोड़े और हुकूमतें बनाए, और फिर ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन मुल्क तोड़ रहा था कौन मुल्क बेच रहा था। सारी हुकूमतें इसके बीच में आ जाती हैं, सारे पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, क्योंकि किसी भी हुकूमत ने आज तक टाइम पूरा ही नहीं किया, तो ये कैसे पता चलेगा कौन तोड़ रहा था कौन बेच रहा था। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके पास मालूमात हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जो कि इस चीज़ को एवेल्युएट करते हैं, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि कौन तोड़ रहा है कौन नहीं तोड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर परसेप्शन का हाथ भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ऐसा हो भी, मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा सियासतदान है कि वो इस किस्म के जोड़ तोड़ में लगा हुआ है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सियासतदानों ही के पास उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें, जो मिसाल के तौर पे आपके हाईएस्ट लोग हैं, उनको आप इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि जी आपके ये लोग जो है ना ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें फिर ये है कि उनको आगे से सुनना चाहिए। जैसे मिसाल देता हूँ मैं आपको कि जब इमरान खान साहब को ये बताया गया कि पंजाब में बहुत करप्शन हो रही है, या आप थोड़ा सा अपने और तरफ भी देखें मामलात को, तो बजाय इसके कि वो उनको देखते उनको परखते, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि आप ये बातें क्यों कर रहे हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये ड्यूटी है आर्मी की, इंटेलिजेंस की, कि वो आपको बताएं कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है। तो ये इसमें थोड़ा सा दोनों तरफ गौर व फिक्र करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और एक और बात ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब माहौल हो इंतखाबात का, उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे आपका झुकाव लगे किसी एक की तरफ, या आपका लगे कि आप किसी एक को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तो फिर इलेक्शन के माहौल को खराब करता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। मुझे सारी तफसील नहीं पता है कि क्या बात हुई है क्या नहीं, लेकिन प्रिंसिपली ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें एन इंतखाबात के दौरान किसी बड़े इदारे का सरबराह का पता चले कि उनका कोई झुकाव है किसी तरफ या नहीं है। इससे मेरा ख्याल है एहतियात करने की जरूरत है जी। जनरल साहब, जाहिर है जब इतनी बड़ी शख्सियत इस तरह से स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे और साफी भी वहां पर मौजूद हों, तो बहुत सारी चीजें खुलकर कम से कम समझने का मौका मिलता है कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज सोच क्या रही है, इस तरफ किस तरफ मामला को लेकर जा रही है। प्राय मेहरबानी ये बताएं कि डिफरेंस तो नजर आया है, यानी मियां नवाज शरीफ के जलसों में तकरीरें आप सुन लें, इमरान खान जो जेल के अंदर से बातचीत कर रहा है वो सुन लें, और आर्मी चीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है, एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा तजाद है। यानी मिसाल के तौर पर जिस दिन आर्मी चीफ साहब ने यह कहा कि सोशल मीडिया एक शैतानी मीडिया है, और ये मैं साबित भी कर सकता हूं, उसी दिन इमरान खान का सोशल मीडिया के ऊपर एक तारीखी जलसा था जो कि वर्ल्ड वाइड हुआ। तो एक डिफरेंस नजर आ रहा है मियां, जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि जनाब कैसे आपको टाइम पूरा करने दे दें, कोई 2 सालों का टाइम होना चाहिए कि आपको इवेल्युएट किया जाए। डिफरेंस नहीं है? जी देखिए, आप सही कह रहे हैं। और एक मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ जो कि मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में है, और ऐसे ही था बाकी हमारे ज़माने में भी, कि जब सबसे पहले टेलीविज़न आया तो हमारी दादी अम्मा कहा करती थी कि ये शैतानी बक्सा है, शैतानी डब्बा है, इससे दूर रहें। जब वीसीआर आया, तो आप लोगों को तो शायद पता भी ना हो कि वीसीआर क्या चीज़ होती है। जब वीसीआर आया तो मेरे वालिद साहब हमें कहा करते थे कि इससे दूर रहो, इसमें बहुत कबाते हैं। और इसी तरीके तो मेरा अपना मानना ये है, मैं इस पर तबसरा नहीं कर रहा कि क्या कहा आर्मी चीफ ने, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक सही कहा। मेरे अपने ख्याल में कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती। और अगर एक साइड इस्तेमाल कर रही है तो वही टेक्नोलॉजी अपने आप को ऑफर करती है कि दूसरी साइड भी उतनी ही इस्तेमाल कर ले या ज्यादा कर ले। अब मिसाल जी के तौर पे अगर अगर ये समझते हैं, और इसका आर्मी चीफ ने तज़किरा भी किया और मेरे ख्याल सही किया, कि सोशल मीडिया में ये प्रोविजन नहीं है कि पता लगाया जा सके कि ये सच है या झूठ है, तो जी इसका तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत वक्त है या जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको जिस चीज पे जोर देना चाहिए, और जो मैं बात करने वाला हूँ ये कोई मुश्किल नहीं है, उनको इस चीज पे जोर देना चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए, ऐसे सॉफ्टवेयर निकालें, ऐसे पोर्टल्स
मुहैया कर दें अवाम को, जहां जाके वो किसी भी वीडियो को चेक कर लें कि ये फेक है, ये सिंक्रोनाइज्ड लिप सिंक्रोनाइज्ड है, इसमें क्या फोटोशॉपिंग की हुई है, ये किस जमाने की है, इसकी तारीख कौन सी है। तो आज के आईए के ज़माने में तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि एक टेक्नोलॉजी को कुछ बुरा भला कहा जाए, आप उसका जवाब तलाश करें, ये शायद ज़्यादा बेहतर होगा मेरे अपने ख्याल में। और ये मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, कहीं आप अपने उसमें ये ना लगाइएगा कि जनरल लोधी ने चीफ की बात को काट दिया। उन्होंने ठीक है, उन्होंने अपने तौर पे बात की, लेकिन मैं उसका एक रेमेडी पेश कर रहा हूँ। जनरल साहब, अब मुझे थोड़ा सा सर समझाएं। एक तरफ खान जब अडयाला जेल के अंदर मौजूद होता है, वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, कर्नल साहब आप सुन रहे हैं, मेजर साहब आप सुन रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब अब तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन माजी सारा यही है कि मुझे क्यों निकाला। आर्मी चीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं तो कहते हैं सियासतदान मुल्क तोड़ देते हैं। अब ये जो परसेप्शन बन रही है, परसेप्शन क्या बन रही है? एक तरफ परसेप्शन ये बन रही है फौज हुकूमतें गिरा देती है, इन्हें टाइम नहीं पूरा करने देती, और दूसरी तरफ से जो आर्मी चीफ की गुफ्तगू के बाद परसेप्शन बनी है कि ये सियासतदान सारे गद्दार है, ये मुल्क तोड़ देंगे, ये मुल्क खा जाएंगे, ये बर्बाद कर देंगे, ये तो जनाब बाहर लोगों से मिले हुए हैं। ये ये ठीक नहीं है सर, ये दोनों तरफ के जो परसेप्शन है ये ठीक नहीं है जो बन रहे हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसने जो बात कहनी है उसको साबित करे, बस सीधी सी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। अगर किसी ने मुल्क बेचा है या इसी जी किसी ने मुल्क से गद्दारी की है, तो क्या अवाम का हक नहीं है कि उनको बताया जाए कि ये देखो, ये जी जी। मेरे पास सबूत है कि इसने गद्दारी की है। किसी को इतनी बड़ी तोहमत लगाना, आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हायर जुडिशरी में बातें कर रहे हैं कि जी वहाँ ये ऐसे लोग बैठे हैं। तो मैं जैसे हमेशा कहा करता हूँ कि या शाइस्तगी से बात करें, इखलाक से बात करें, और अगर कोई आपके पास प्रूफ है तो लेकर आ जाएं सामने। जैसे मैं कहा करता हूँ कि देखें, ये जो 9 मई का वाक़ा है जिसकी हम हमेशा मजम्मत करते हैं, जिन लोगों ने भी वो काम किया और हमारे पास, हमारे अदारे के पास उनके प्रूफ मौजूद हैं, उनके प्रूफ जाके दिखाएं अपने अदालतों में, उनको सजाएं दें। ये क्या लटका के रखा हुआ है उसको? और चाहे आप इधर फौजी अदालत में करने की जरूरत ही नहीं अगर आपके पास प्रूफ मौजूद है। तो ये सारी चीजें इस किस्म की हैं, सोचने की, जिन पे गौर व फिक्र मेरा ख्याल है करना चाहिए। और मैं एक बात ये करना चाहता हूँ, देखिए मुझे एहसास होता है, हो सकता है ये मैं मेरा एहसास गलत हो, आपकी पुलिस बड़े बड़े ओहदे से लेके नीचे तक, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़े से बड़े ओहदे लेकर नीचे तक, आपकी लोअर जुडिशरी और अ पोर्शन ऑफ हायर जुडिशरी ऑल्सो, ये ऐसे लगता है कि जैसे ये गुलाम बन गए हैं किसी के, और जो उनको कहा जाएगा वो ये करेंगे। अरे भाई, तुम पाकिस्तानी हो, आप खुद सोचो कि क्या लेजिटिमेट है, क्या लॉफुल है, क्या अनलॉफुल है, उसके मुताबिक आप आगे चलें। जरा थोड़ा दम अपने अंदर पैदा करें, जहां पर गलत गलत आपको ऑर्डर्स मिले उसका इनकार करें। एक तो ये बात मैं बड़ा इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं कि क्या ये तमाम अदारों को गुलाम बना लिया गया है। और दूसरी बात मैं ये जरूर मैं चाहूंगा कि ये सामने लाई जाए कि देखें, जब तक आप खड़े नहीं होंगे, सिर्फ अवाम की बात नहीं है, चाहे जो भी सच है, जो भी हक है, उसके लिए ये नहीं है कि आपकी पुलिस जो है ना बस जो हुक्म मिले वो करे, और आपके लोअर जुडिशरी, अब लोअर जुडिशरी और अपनी जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जी हमें तो हुक्म मिला था। अरे भाई, एक चीज होती है लॉफुल कमांड, लॉफुल कमांड माने, और बाकी जो है ना उससे परहेज करें, उससे दूर रहे। इसी में फिर ही हमारी कौम जो है ना आगे बढ़ सकेगी, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी बात ठीक है जनरल साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि इदारे बिल्कुल कंप्रोमाइज हो गए, बिल्कुल गिर गए हैं, और जो जो वैल्यूज है बिल्कुल खत्म हो गई। अडयाला जेल की तरफ जाएं सर, वहां पर एक साइफर ट्रायल चल रहा है, लेकिन उस ट्रायल में ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान को फांसी देनी है, या खान को 8 फरवरी से पहले लटकाना है। जिस तरह से वहां पर सारे मामला चल रहे हैं, जिस तरह से बाकायदा से डिफेंस को स्टेट प्रोसिक्यूटर्स दे दिए गए हैं, उसको सर सामने रखते हुए ये आप क्या देख रहे हैं कि वहां पर भी डोरें हिलाई जा रही हैं, ताकि 8 फरवरी से पहले पहले खान के हवाले से कोई फैसला किया जाए? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये अवाम भी मेरी बात सुन ले, कि अगर कोई ऐसा फैसला हो भी गया तो सस्टेनेबल नहीं होगा। इसलिए कि जब ये चीज़ें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो वहां पर ये बिल्कुल क्वैश हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि हमें मालूम है कि किस तरीके से मुकदमे बनाए गए, हमें ये भी मालूम है कि कितने मुकदमे बनाए गए, और फिर उसमें से होते होते कितने मुकदमे जो है ना अल्टीमेटली चल रहे हैं। कितने जब बड़ी अदालतें कहती हैं कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, इन कैमरा ट्रायल नहीं होना चाहिए, और वो ये भी कहती हैं कि जेल में ट्रायल और ओपन ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल में फ़र्क महसूस करें, तो जो चीज़ें हो रही हैं उसके अलावा आपको पता है कि
आज भी एक खातून को दोबारा एक और मुकदमे में पकड़ लिया गया जबकि वो एक दफा छोड़ी गई। तो ये सब चीजें नजर आ रही हैं। अब मेरा असेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, और अल्लाह करे कि जो चीज़ अच्छी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, वही हो और कुछ ना हो। देखें, जो कुछ अभी तक हुआ है, मैं इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, उसको मुझे जी। दोहराने की जरूरत नहीं है। हम्म। सब जानते हैं और कोई मेरा ख्याल इससे ना इतफाकी नहीं करेगा कि जी अगर आप गिनना शुरू कर दें, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जैसे आपने जलसों की बात की कि दो पार्टियां खुल के जलसे कर रही हैं और एक पार्टी कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर सकती, तो ये तो सबको अच्छी तरह मालूम है। अभी आगे 3 मरहले हैं। एक है पोलिंग, एक है काउंटिंग, और एक है जो बाद में आजाद लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो जो कुछ हुआ है आज तक, इसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है, मेरी हिस्स यही कह रही है कि आगे इन 3 मरलों में भी यही कुछ होगा, इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। हम्म। जब यही कुछ होगा, उसके बाद जो हुकूमतें बनेंगी, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो अवाम के साथ रब्त है, वो आप भी देख लें और मैं भी देख रहा हूँ कि वो किस तरीके से होगा। तो वो जो बात मैं दोहराया करता हूँ आपके हर दफा, एक तो मैंने दोबारा कह दिया कि अवाम और फौज अलग अलग हो जाएं तो समझो दोनों की मौत है। इसलिए ये तो एक मजबूरी है हमारी कि अवाम और फौज को जुड़ना चाहिए, चाहे एक दूसरे को बर्दाश्त जितना भी करना पड़े। दूसरी बात मैं हमेशा कहा करता हूं कि आपको अपनी पॉलिसीज पहले ठीक करनी पड़ेंगी, इकॉनमी बाद में ठीक होगी। जिसमें आपकी इंटरनल पॉलिसी है इंटरनल स्टेबिलिटी लाने के लिए, और आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में। ये जो जी। हमारे कुछ लोगों ने सोच रखा है कि हम पहले इकॉनमी ठीक कर लें, फिर हम अपने लोगों को भी मना लेंगे, ये सारे मामले भी ठीक हो जाएंगे और हम फॉरेन पॉलिसी भी ठीक कर लेंगे। ये नहीं होने का मेरे भाई। पहले आपको अपने इंटरनल पॉलिसी स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, जिसमें एक ही तरीका है कि जो जो भी पार्टी ज्यादा ताईद हासिल करती है अवाम की, उसके हवाले हुकूमत की जाए और उनकी मावनत की जाए। बेशक उनको बताया जाए कि ये प्लीज आप ना करें, हमारे ख्याल में ये आप करें, लेकिन उन पर छोड़ा जाए कि वो फाइनल वो क्या करते हैं। तो और अपनी फॉरेन पॉलिसी को, ये जो मोहल्लक हैं आप दो बड़ी ताकतों के दरमियान, इसको सीधा करें। ये दो चीजें अगर ठीक हो जाएं, उसके बाद इकॉनमी इंप्रूव करना शुरू करेगी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम कोशिश करें। अभी देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक हफ्ता भी नहीं रह गया आपके इंतखाबात में, और आज आपके इंटीरियर मिनिस्टर ये ऐलान कर रहे थे टीवी के ऊपर आकर के हम फलाने फलाने थाने जो है ना उनको अभी ठीक कर देंगे। भाई, आप जो काम है जो 7 दिन के अंदर अंदर आपने करना है, आप उसके तो जो दें, आप किस किस चक्कर में पड़ गए हैं कि जी हम फलानी फरवरी से पहले पहले ये काम कर देंगे। तो मुझे ऐसे लगता है जिस तरीके से काम सब लोग कर रहे हैं, जैसे इनका ये ख्याल है कि जो इलेक्शन में अमन अमान है, जो इलेक्शन में मुनसिफाना निज़ाम लेकर आना है, वो ऐसे लगता है जैसे इनकी जिम्मेदारी ही नहीं है। वो जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है, ऐसे तो नहीं है। ये जिम्मेदारी बिल्कुल इंटरिम गवर्नमेंट की है, और इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर पुलिस है, इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर वो ये हाई हैंडेडनेस कर रहे हैं तो स्क्वेयरली ब्लेम होती है इंटरिम गवर्नमेंट। सर इंटरम गवर्नमेंट तो है नहीं। खैर, ये जिस तरह से, एक तो ये जायद मियाद है, दूसरा जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इंटरम कहीं से भी नहीं है, ये बल्कि अपनी एक खुन्नस लेकर चल रहे हैं। साथ सर लास्ट कमेंट कीजिएगा, इमरान खान के हवाले से आपको क्या नजर आ रहा है कि माजी हमारा है ऐसा कि जहां पर भुट्टो को लटका दिया गया था, एक वज़ीर आज़म को लटका दिया गया था, इस दफा भी गुस्सा ज्यादा है, प्रोसीडिंग जिस तरह से चल रही है बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा तेजी है, तो आपको समझ रहे हैं कि को मामला कैपिटल पनिशमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है? कि देखें, जो आपको चीज नजर आ रही है, आपका क्या ख्याल है कि हाई कोर्ट को नजर नहीं आ रही? आपका क्या ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रही? और अगर उन्होंने इससे आंखें चुराए रखी, जब बाद में ये मामला ऊपर जाएगा, तो क्या आपको नहीं पता चलेगा, क्या हमें नहीं पता चलेगा? तो एक तो ये जमाना वो नहीं है जो भुट्टो साहब वाला था, और दूसरा ये है कि ये शायद जो हायर कोर्ट्स हैं हमारी, उनमें ऐसे बाज़मीर लोग हैं जो इन सारे मामलात को सीधा कर सकते हैं। ओवरऑल जो मुझे पिक्चर नज़र आती है, इस जो इलेक्शंस का हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं इसको एक्सरसाइज इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन मेरी नज़र में तो हो चुका, और अब तो सिर्फ उसमें एक एक आपने गुजरना है, एक अमल में से गुजरना है, जिसको कहते हैं एक रीत पूरी करनी है। क्या होगा? होगा ये कि, और ये सुन ले मेरी बात, नोट कर लें, पावर उन्हीं के पास रहेगी जिनके पास आज है। अगर खैबर पख्तूनख्वा मैनेज ना हुआ तो वहां पर लेटर ऑन हो सकता है गवर्नर राज लग जाए। पंजाब में नजर आ रहा है कि ये आएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन तो हो चुका, वो नून आएगी।
और सिंध में पीपल पार्टी आएगी, वहां पर बाप होगी, और सेंटर में मुकाबला होगा पीएमएलएन का और पीपल पार्टी का। और मेरे अपने ख्याल में पीपल पार्टी के पास हॉर्स ट्रेडिंग के लिए अहलियत भी ज्यादा है और उनका तजर्बा भी ज्यादा है। तो वो एक अच्छा मुकाबला होगा, देखते हैं उसमें कौन होता है। और इमरान खान साहब को मैं एक बात बता दूं कि जब तक इमरान खान साहब अपने आप को दिखाते रहेंगे, जो कि वो दिखा रहे हैं और उनका हक बनता है, उनके साथ लोग हैं, उस वक्त तक ये पीपल पार्टी और नून जुड़े रहेंगे। इमरान खान साहब कुछ देर के लिए अगर लो प्रोफाइल करेंगे, ये आपस में लड़ पड़ेंगे। तो अभी ये पीटीआई को सोचना है कि ये तो सिनेरियो तो यही बनेगा जो मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। उसके बाद इनको क्या करना चाहिए, क्या इसके बाद जल्द से जुलूस निकालना चाहिए और इंतखाबात को मुस्तरद कर देना चाहिए, या इनको करने दें, खामोश, एकदम खामोशी इख्तियार करें, इनको करने दो, ये करते हैं। मेरी गारंटी है ये आने वाली हुकूमत 1.5 साल में लपेट दी जाएगी, क्योंकि ये जिसके जिसके पीछे अवाम ना हो और जिनका कोई सही डायरेक्शन ना हो, वो कभी भी साल 1.5 साल से ऊपर हुकूमत नहीं चल सकती। यानी 2024 और 2025 में इंतखाबात होंगी, 25 में भी होंगे फिर? ऐसे ही लगता है मुझे। अगर क्योंकि अब तो हो चुके ना, ये वाले इंतखाबात तो हो चुके। तो अब दूसरे इंतखाबात जो होंगे वो करवाने पड़ेंगे, असली इंतखाबात कभी ना कभी, और वो जल्द हो जाएंगे, साल 1.5 साल में हो जाएंगे। और ये जो भी हुकूमत बनेगी, ये जितना बदनाम इसने अपने आप को पीडीएम के दौर में किया था, उससे 3 गुना ज्यादा बदनाम करेगी इस आने वाले 1.5 साल। अभी से सर पहले ही ऑलरेडी सवाल पूछे जा रहे हैं आर्मी चीफ साहब से कि हुकूमतें क्यों गिराई जाती, टाइम नहीं पूरा करते। सर ये बताया कि बराए मेहरबानी के 150 अरब रुपए तक तकरीबन ये पैसे लग रहे हैं। अगर 2024 में भी इंतखाबात होंगे, जो सिर्फ आप नहीं कह रहे, इमरान खान भी इंटेलिजेंट में बैठकर यही कह रहा है, पाकिस्तान के तजियाकार भी ये कह रहे हैं 25 में भी होंगे। ये फिर 150 अरब रुपए किसकी आना पर, किस सोच के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर फूके जा रहे हैं? देखिए, ये तो अभी भी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अब बात यह है कि अगर आप और आपसे छोटी उम्र के भी जो लोग हैं, अगर मैं उनको ये कहूँ कि मैं आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, और जिसमें कि 50% आपके अवाम शामिल हों, तो आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी को छोड़ें, अगर बहुत कोई अनपढ़ जाहिल गली वाला भी हो, उसको भी अगर आप कहें, तो वो आपके मुंह की तरफ देखेगा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं आपकी आमदनी डबल कर दूंगा और आपके ये आपको मुराद दे देंगे, तो क्या उन्होंने देखा नहीं है कि पहले क्या होता रहा है? सिर्फ एक हुकूमत ने तो नहीं, कई हुकूमतों ने बड़े बड़े वादे किए हैं। तो इसलिए मैं अपने तजर्बे की बिना पर कह रहा हूँ कि ये अपने वादे ना सिर्फ ये कि पूरे नहीं कर पाएंगे, बल्कि जिस तरीके से अभी संभाला हुआ है मुल्क, और ये जो संभला हुआ है, ये भी आपको पता है कि आर्मी की बेपनाह सपोर्ट की वजह से यहाँ पर रुका हुआ है। तो इतनी ही सपोर्ट अगर आर्मी की रही, और जब ये अपने आ जाएंगे, तब भी ये मुल्क को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए कि इनकी ये बातें जो हैं कि जी 300 यूनिट बिजली दे देंगे, ये इस चीज की गमाजी करती है कि दे आर नॉट सीरियस। ओ, इससे इनकी सीरियसनेस का यस। पता चलता है। अगर ये सीरियस होते तो कभी ऐसी बात ना करते। अगर सीरियस होते तो ये कहते कि आवाम को ये बताते हैं कि हमारे आने के बाद, मैं आपको पहले से बता दूं कि आपको 1.5 2 साल बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और तीसरे साल इंशाल्लाह हम मामलात को ठीक कर लेंगे। आते ही हम आपको दूध और शहद नहीं दे सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह तीसरे चौथे साल में दूध और शहद देंगे, तो शायद कोई इनके ऊपर एतबार कर लेता। ये लोग कोई ऐसे तो नहीं है कि इनका बिल्कुल इनके दिमाग माउफ हैं और ये कुछ कोई बातें समझते नहीं है। क्या समझ रखा है इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को? और ये जो मेरा ख्याल है, जो, और क्या ये पहले नहीं कभी हुआ ये इस किस्म का ड्रामे? तो ये ड्रामा रिपीटेड ड्रामा है, और इसका ड्रॉप सीन भी वही होगा जो पहले ड्रामों का हुआ था। आखिरी आखिरी कमेंट कीजिएगा सर। बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, बड़ी अहम शख्सियत है, उन्होंने एक व्लॉग किया है, और उस व्लॉग में वो ये कह रहे हैं कि फौज अभी भी गुस्से में है, और जो खासतौर पर अदलिया की जानिब से कुछ लोगों को रिलीफ दिया गया, जिनमें सनम जावेद हैं, चौधरी परवेज इलाही हैं, या मुख्तलिफ लोग हैं, असल में इसको फौज बड़ा गुस्से से देख रही है, और ये टकराव हो सकता है फौज का और अदलिया का, अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ दिया गया। ये बैरिस्टर मुनीर फारूक बात कर रहे हैं, जो आजकल बड़े अहम सोर्सेज से रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। जी देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं खुद फौज में रहा हूँ। फौज ऐसी कोई कुंद जहन किस्म की इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंशाल्लाह फौज के अंदर बड़े बड़े जहीन लोग मौजूद हैं। तो वो इस किस्म का मामला क्यों करेगी जिसका वो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि फौज समझदारी का सबूत देगी।
अगर आपको अभी तक वो नजर नहीं आया, शायद अंदर नजर आए। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में एक छोटा सा जी जो है ना इशारा दे जाया करता हूँ कि जुगनू मुझे कोई नजर आते हैं, लेकिन बहरहाल लोग मुझे कहते रहते हैं कि आप हर दफा हमें धारस देते हैं, फिर वो गिर जाती है। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर ये ड्रामा फ्लॉप हुआ भी, जो कि होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हुकूमत बनेगी, किस तरीके से इंस्टेबिलिटी होगी, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, किस तरीके से सब कुछ होगा। इसके बाद एक एक अच्छी फिजा इसलिए आएगी कि फिर यकीन आ जाएगा। देखिए अभी तो हम बता रहे हैं ना, हम बड़े हैं। देखें मैं फौज का बड़ा हूं, और अगर आज मेरी बात मेरे छोटे नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, फिर आप अगर नहीं मानते, मैं कह रहा हूँ कि आग में हाथ डालेंगे तो आग जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। जी। वो कहते नहीं है आप इस दफा नहीं जलेगा, तो ठीक है डाल के देख ले, मैं पीछे हट जाता हूँ। इसी तरीके से गर्म खीर में हाथ डाल के देख लें, जब जलेगा तो बाहर निकालेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 साल के अंदर अंदर ये सारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा, फौज को भी पता चल जाएगा, और पॉलिटिशियंस को भी पता चल जाएगा कौन कहाँ पर खड़ा है। और उसके बाद एक अच्छा नया मौसम, नया सूरज तुलू होगा, इंतजार कीजिए। ये सब चीजों का वादे हो जाना और एक किस्म का वो जो कहते हैं हुज्जत का पूरा हो जाना, ये जरूरी है, और हुज्जत पूरी होने जा रही है इंशाल्लाह। और इसका मतलब यह है कि इंतखाबात के बाद इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए अगर तो ये जैसे कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, और खासकर पीपल पार्टी तो बहुत ज्यादा कह रही है कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, तो वो तो जो ही ये हलफ उठाएंगे उसके अगले दिन पता चल जाएगा कि ये बदला ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या क्या इनके बस में भी है बदला लेना या ना लेना, ये भी पता चल जाएगा। तो जो बदला तो नहीं कह सकते कि जो बहुत सारे मामलात को देख रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वो क्या चीजों को थोड़ा ढीला कर देंगे खान के हवाले से? देखिए वो तो मैं इस सिलसिले में इसलिए नहीं कह सकता कि पहले मैंने काफी कोशिश की और वो कोशिशें थोड़ी कामयाबी ज्यादा नहीं हुई, दोनों तरफ से कोई थोड़ा सा वो मसला पैदा हुआ। वो बाद में जब आपके प्रोग्राम चलेंगे तो वो मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या शराइत थी जो एक साइड नहीं मानी और दूसरी का मसला, वो जब टाइम आएगा तो बता देंगे। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि आखिर इंसान ही बसते हैं दोनों तरफ, इंसान ही है दोनों तरफ। तो उनमें अगर आपने भी कभी लड़ाई की होगी जिंदगी में, बाद में कॉम्प्रोमाइज भी किया होगा, देख लिया होगा कि कितना दमखम है, कहाँ पर आपको आगे पीछे हटना पड़ता है। और फौज में तो खासकर हमें सिखाया जाता है कि जब आपका डिफेंस बहुत मुश्किल हो जाए तो आप अगर 2 कदम पीछे हट जाएं, विड्रॉल, इसलिए कि ताकि लेटर ऑन आप अटैक कर सके। तो वो तो हमें हमारी सिखलाई में मौजूद है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब ये ड्रामा खत्म होगा, जब इसका ड्रॉप सीन आएगा, जब लोग वो बात समझ जाएंगे जो हम बता रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी चीजों में से गुजर चुके हैं इसलिए बता रहे हैं, कोई अपने पास से नहीं बना रहे ये बातें, तो तब मामला ठीक होगा। तो आप इस साइकिल को पूरा होने दीजिए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।